हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीटेट संविदा वर्ग 3 सुपरटेट एग्जाम रीट एग्जाम के अंतर्गत देखिए संस्कृत भाषा आपने फर्स्ट और सेकंड लिया है तो यह टेस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डिस्कस करेंगे आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है जो कि आपका पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, अनुशासनहीनताया कारणानि कानि भवन्ति। अब देखिए अनुशासनहीनता जो बालक करता है या अनुशासन का पालन नहीं करता है बच्चा, उसके क्या क्या आपका कारण हो सकते हैं। हीन आर्थिक दशा, दूषिता सामाजिक व्यवस्था, दूषित सामाजिक व्यवस्था का होना, दूषित शिक्षा पद्धति, दूषित शिक्षा पद्धति का होना, या एतानी सर्वाणी, या फिर कहेंगे इनमें से सभी होंगे। बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, सभी यहां पर सही होंगे। आपका जवाब के अंतर्गत हीन आर्थिक दशा हो सकती है, बच्चा गरीब परिवार से होगा तो बिल्कुल अनुशासनहीनता कर सकता है बच्चा। दूषित सामाजिक व्यवस्था हो सकती है, दूषित शिक्षा पद्धति हो सकती है। तो यहां पर सही जवाब अपना द ऑप्शन यदि आप टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट देखिएगा, कक्षायाम प्रवेश काले अध्यापक स्वभावेन की दृश्ययात। अब देखिए कक्षा के अंदर जैसे ही टीचर आपका एंटर करता है या जैसे ही अपना टाइम टेबल के अनुसार जो पीरियड लेना आता है टीचर, तो जब इंटर होता है कक्षा में तब आपका अध्यापक का स्वभाव कैसा होना चाहिए। प्रसन्न मना होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए या क्रुद्ध होना चाहिए। बताइएगा। तो बिल्कुल आपका सही आंसर यहां पर पहले ऑप्शन के लिए जाएंगे, प्रसन्न मना होना चाहिए, ताकि बच्चे भी शिक्षक को देखकर पॉजिटिविटी ग्रहण करें, सकारात्मक बने और वो भी खुश हो आपका और पढ़ने में आपका निरंतर प्रगति करे। आए समझ में। प्रसन्न मना मैंने आपका प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए टीचर। नेक्स्ट देखिएगा, छात्राण ज्ञान विस्तार क्रियते। अब देखिएगा छात्रों का ज्ञान विस्तार किस माध्यम से होगा। मूल्यांकन प्रश्न आपका आप उनको देंगे, व्याख्या कौशल के माध्यम से होगा, अन्वेषण प्रश्न होंगे या पुनरावृत्ति प्रश्न होंगे। बताइएगा। तो देखिएगा, बात करें छात्रों के ज्ञान विस्तार की जो क्रिया हमें पूर्ण करना है तो यहां पर बच्चों को हमें स ऑप्शन, अब यदि आप टिक कर रहे हैं अन्वेषण प्रश्न, तो बिल्कुल सही है। अन्वेषण प्रश्नों में क्या होता है कि कुछ आप बच्चों को कार्य देते हैं और बच्चों को वो खुद अपने स्तर से ढूंढ कर लाना होता है। अन्वेषण करना मतलब होता है कुछ नया सीखना या खोज करना, है समझ में। तो ज्ञान विस्तार के अंतर्गत भी अन्वेषण प्रश्न ही महत्वता रखेंगे। स ऑप्शन आप टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सस्वर वाचनम कति विध्यम। अब देखिए स्वर वाचन की कितनी विधियां हैं आपका। त्रिविधम है, 3 विधियां हैं, 2 विधियां हैं, 5 विधियां हैं या इनमें से कोई है। बताइएगा। तो प्रश्न नंबर 4 के लिए देखिएगा, ससुर वाचन की 3 विधियां हैं। देखिएगा कौन कौन सी। एक तो आदर्श वाचन है, आदर्श वाचन कौन करता है, शिक्षक। फिर अनुकरण वाचन आता है इसमें, जो छात्रों के द्वारा आपका पूर्ण किया जाता है। फिर संवेद वाचन आता है। संवेद वाचन माने आपका होता है समूह में छात्रों के द्वारा सस्वर वाचन किया जाना या पढ़ना। किताब को हो सकता है, जैसे किताब हम पढ़ाते हैं ना, एक पूरा गद्यांश हमने पढ़ा दिया है, फिर दूसरे रो का बच्चा पढ़ेगा, फिर तीसरा बच्चा पढ़ेगा, चौथा बच्चा पढ़ेगा, ऐसे रोल नंबर वाइज भी हम कक्षा में पढ़ाते हैं, तो उस हिसाब से संवेद वाचन होता है। तो स्वस्वर वाचन की विधियां आपको पता चली, 3 विधियां होती है। आदर्श वाचन होता है, सॉरी, जो शिक्षक के द्वारा पूर्ण होता है। अनुकरण वाचन होता है जो कि छात्रों के द्वारा पूर्ण होगा। और संवेद वाचन होता है कि समूह में छात्रों के द्वारा पढ़ना या वाचन करना। आइडिया समझ में। पहला ऑप्शन यदि आप टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, परावृत्त पदे संधि अस्ति। परावृत्त में आपका कौन सी संधि है। बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। गुण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है या यण संधि होगी। बताइएगा। तो देखिएगा, संधि विच्छेद करें आपका इसका, तो पर धन आवृत, पर धन आवृत बनेगा। तो अधन आ का यहां पर उच्चारण हो रहा है, तो यहां आप समझ गए होंगे स्वाभाविक रूप से दीर्घ संधि होगी। अधन आ, दीर्घ संधि बनेगा क्या, आ।
और परावृत आपका संधि कौन सी बनेगी, दीर्घ संधि। यहां पर अपना ब ऑप्शन आप टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, व्याकरण शिक्षण से विधि नास्ति, व्याकरण शिक्षण की इनमें से कौन सी विधि नहीं है, बताइएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन कहेंगे इसको, बताइए जल्दी से। आपका देखिए आगमन निगमन विधि है, सूत्र विधि है, फिर आता है अव्याकृत विधि है या भाषानुवाद विधि है, बताइए। तो देखिए जो आप द ऑप्शन यदि टिक कर रहे हैं, भाषा अनुवाद विधि, यह आपका देखिए पद्य शिक्षण के अंतर्गत आता है। आया समझे, व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं होगा, भाषा अनुवाद विधि पद्य शिक्षण की विधि है, तो नहीं है अपनी विधि। द ऑप्शन यदि टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा, स्वागतम इतरित्र संधि क, स्वागतम के अंतर्गत आपका कौन सी संधि है, देखिएगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो देखिएगा संधि विच्छेद करें स्वागतम का, तो सु धन क्या बनेगा, आगतम, सुधन आगतम बना आपका स्वागतम, माने आपका क्या हुआ, कौन सी संधि बनी, यण संधि। पहला ऑप्शन टिक कर रहे हैं, बिल्कुल से जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा, वाक्या विधि कति अंग संति, वाक्या विधि के कितने अंग है, 4 है, 5 है, 6 है या 3 है, बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, वाक्य विधि के 4 अंग होते हैं, नोट करिएगा। एक होता है आपका चर्चा, दूसरी बात करें तो आपका प्रत्युदाहरण, मतलब उदाहरण से उदाहरण देना, प्रत्युदाहरण हुआ, फिर आपका उदाहरण, और आपका लास्ट में आता है वाक्याध्यार, वाक्य से आपका आगे बढ़ना। आया समझ में, वाक्याध्यार भी आपका वाक्या विधि के अंग माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विमोच्य पदे प्रत्यय अस्ति, विमोच्य पद में आपका कौन सा प्रत्यय है, बताइएगा। तो देखिएगा आपका संधि विच्छेद करें इसका, वि धन मुच धन आपका लियप, ऐसा समझ में, उपसर्ग है आपका भी, फिर मूल धातु है आपका मुच, और आपका प्रत्यय है ल्यप। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, ब ऑप्शन के लिए जाएंगे, ल्यप प्रत्यय होगा विमोच में। ऐसा समझ में, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। नेक्स्ट देखिएगा, बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ, चलिएगा। क्वेश्चन है आपका, द्रुत पाठस्य महत्वपूर्ण पदमस्ति, द्रुत पाठ का आपका महत्वपूर्ण पद इनमें से कौन सा है, बताइएगा। तो देखिए द्रुत पाठ के अंतर्गत आपका इनमें से ऑप्शंस में से कौन आपका जो महत्वपूर्ण पद है वो सुरवाचन है, मौन पठन है, उच्चारण अभ्यास है या वर्तनी अभ्यास है। तो द्रुत पाठ के अंतर्गत आपका महत्वपूर्ण पद जो है वो आपका मौन पठनम होगा। मौन पठन आपका द्रुत पठन का एक प्रकार माना जाता है, ध्यान रखिएगा। ब ऑप्शन यदि आप टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा, भाषा शिक्षण से केंद्रमस्ति, भाषा शिक्षण का केंद्र कौन होगा, कथा, छात्र, शिक्षक या बालिका। तो बात करें देखिएगा, भाषा शिक्षण के अंतर्गत केंद्र बिंदु आपका शिक्षक होगा। ऐसा समझ में, ये ध्यान रखिएगा, शिक्षक होगा, यहां पर स ऑप्शन टिक करना है। देखिए भाषा के शिक्षण में केंद्र बिंदु कौन होगा, शिक्षक, जबकि शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होगा, तो वो आपका छात्र होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है अपने को। ऐसा समझ में, द्वंद्व की स्थिति होती है कि यहां पर सही आंसर कौन सा मैं टिक करूं, ये ध्यान रखिएगा। तो भाषा शिक्षण का केंद्र बिंदु, जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो पूरी तरह से हम किसके ऊपर आपका डिपेंड है, ये किसके ऊपर आश्रित है, शिक्षक के ऊपर। तो भाषा के शिक्षण में शिक्षक केंद्र होता है, जबकि शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होगा, तो वो छात्र होगा। किसे हम शिक्षा प्रदान करते हैं, बच्चे को। यदि बालक या बालिका या बच्चा नहीं होगा, छात्र नहीं होगा, तो किसे हम शिक्षा प्रदान करेंगे, तो शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन हुआ, छात्र, जबकि भाषा शिक्षण का केंद्र बिंदु कौन होगा, शिक्षक। आया समझ में, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट देखिएगा, बुद्ध चरित्रम कस्य कृति अस्ति, बुद्ध चरित्रम जो है वो किसके द्वारा आपका लिखा गया है, एक किसकी कृति है, डॉक्टर देवेंद्र कुमार की, अश्व घोष की, सत्यनारायण व्यास की या विष्णु शर्मा की।
तो बात करें, बुद्ध चरितम जो है वो अश्वघोष की कृति है, ध्यान रखिएगा, और इसमें 28 सर्ग दिए हैं। पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे कि बुद्ध चरितम जो अश्वघोष की कृति है उसमें कितने सर्ग है या कितने अध्याय हैं, तो 28 सर्ग होंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। यह प्रत्यक्ष विधि में पूर्ण होता है, व्याख्या विधि में पूर्ण होता है, मूल्यांकन विधि में पूर्ण होता है या समवाय विधि में पूर्ण होता है, बताइएगा। तो संस्कृत के अध्यापक के द्वारा एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करना, जैसे आपका प्रत्यय बता दिया शिक्षक ने, फिर किसी नए शब्द का उच्चारण या आपका उदाहरण देकर उसको अर्थ अनुवाद किया है कि इसका अर्थ क्या होगा, फिर आपका कुछ नए पर्यायवाची शब्द बताए हैं आपको पाठ के अंदर या पद्य शिक्षण के अंतर्गत। तो कुछ आपका शब्द होते हैं जिनका अनुवाद या एक एक शब्द का अर्थ बताना, तो यह आपका व्याख्या विधि के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिएगा, अष्टाशीति पद का अर्थ क्या है, बताना है। ब्लैंक दिया है, संख्या है 78, 88, 87 या 18। तो अष्टाशीति जो है वो आपका कौन सी संख्या बनेगा, बताइएगा। या आपका 1 से 100 तक संस्कृत गिनती भी आना चाहिए, आपको पूछ लेता है एग्जाम में, जैसे कि अपनों ने यहाँ पर एक क्वेश्चन डाला है। तो अष्टाशीति आपका 88 को कहेंगे, 88, 89, 90, ये ध्यान रखना है अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ब ऑप्शन यदि टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा, छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्र करेगा या कंठस्थ करेगा, याद करेगा। यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है? ज्ञान के द्वारा यह पूर्ण होता है, अभिव्यक्ति का यह एक उद्देश्य, अभिग्रहण का उद्देश्य माना जाता है, या अभिरुचि का एक उद्देश्य होगा। तो देखिए, छात्र पढ़े हुए श्लोकों को याद करेगा या कंठस्थ करेगा, यह व्यवहारगत जो परिवर्तन है यह आपका अभिरुचि का उद्देश्य है। द ऑप्शन आप टिक करिएगा यहाँ पर। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 15 प्रश्न थे, आप 15 में से 15 भी स्कोर किए हैं, तो बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी है। 15 में से आप 12 प्लस भी लाए हैं तो बहुत अच्छी तैयारी है, और भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं स्कोर। डेली बेसिस पर यह क्लास आपको 5 से 6 बजे के बीच में मिलेगा शाम को, सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, संविदा वर्ग 3 एमपीटेट की तैयारी कर रहे हो, रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सुपरटेट जो ग्रामर आपसे पूछेगा संस्कृत क्वेश्चन 10 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।